लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था भाई? टीएस डायग्राम देखा था हम लोगों ने। और टीएस डायग्राम में 2 मिनट के लिए रिवीजन देखते हैं, रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने टीएस डायग्राम देखा था, और टीएस डायग्राम हम लोगों ने देखा था स्टीम के लिए। जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो है प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस को देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि जो स्टीम है वो भी प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन भी थ्रू आउट कहीं चेंज नहीं होता है। चाहे स्टीम की कोई भी सिचुएशन हो, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, एंड दैट इज H2O। ठीक ना? इसलिए स्टीम को भी हम लोगों ने क्या माना? प्योर सब्सटेंस माना। आगे जब हम लोगों ने इसकी स्टडी की शुरुआत की तो हमने सबसे पहले टीएस डायग्राम देखा, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम देखा ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ स्टीम। जब हम स्टीम बनाने के लिए वाटर को हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टीम बनाते हैं तो हम प्रेशर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट। ठीक ना? कल भी डायग्राम में आप लोगों ने देखा था, हमने कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ की थी। और ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि याद कीजिए, जब हमने पानी को स्टीम बनाया था तो हमने खुले बर्तन में पानी रखा था, और खुले बर्तन में पानी की सरफेस के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हमने 40 डिग्री पे हीट करना स्टार्ट किया, 100 डिग्री पहुंचे, 200 डिग्री पहुंचे, तब भी जो प्रेशर था वो कौन सा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। इसलिए थ्रू आउट प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसलिए जब हम लोगों ने टीएस डायग्राम ड्रॉ किया तब हमने कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ की। याद है? थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, तो कुछ इस तरीके से हमें मिला था। और आइए देखते हैं कल जो हम लोगों ने सीखा, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इस डायग्राम में इस पॉइंट का नाम था CP, क्रिटिकल पॉइंट। ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये थी हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ब्लू कलर की जो लाइन है वो क्या है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन। इस लाइन पे हम कहीं भी जाएं प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। इस डायग्राम में इस रीजन को हम लोगों ने लिक्विड रीजन कहा था, इस रीजन को हम लोगों ने वेपर रीजन कहा था, और इस डोम के अंदर ये जो डोम बना हुआ है, ये जो आकृति बनी हुई है, इसके भीतर के रीजन को हमने लिक्विड प्लस वेपर कहा था। क्योंकि इसमें लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है। स्टीम के अंदर कितना लिक्विड है और कितना वेपर है यह बताने का काम किसके द्वारा किया जाता है भाई? ड्राइनेस फ्रैक्शन। जो हम लोगों ने टर्म पढ़ा था कल, ड्राइनेस फ्रैक्शन, जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था x से, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ, ये x ही हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन है। और जो हमारा, चूंकि इस डोम के अंदर लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, तो आखिर इस मिक्सचर में कितना वेपर है कितना लिक्विड है ये बताने की जिम्मेदारी x की थी, और x हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन था। हमने ये भी देखा कि x की जो वैल्यू है वो 0 से कहां तक जाएगी? 1 तक जाएगी। 1 का मतलब 100% वेपर, और 0 का मतलब 100% लिक्विड। ये 1 हमें कहां पे मिल रहा था? ध्यान दें, क्रिटिकल पॉइंट से इधर जो लाइन जा रही थी इसका नाम था वेपर सैचुरेशन लाइन, और इधर जो लाइन जा रही थी इसका नाम था लिक्विड सैचुरेशन लाइन। ठीक ना? अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं किसके ऊपर? वेपर सैचुरेशन लाइन। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं, हम ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये कोई भी पॉइंट
जो वेपर सैचुरेशन लाइन के ऊपर होगा वहां पर x की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और अगर हम कोई पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट से इधर लेते हैं, यानी लिक्विड सैचुरेशन लाइन के ऊपर लेते हैं, ये ले लिया, ये, तो इस किसी भी पॉइंट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होगी। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें तो हियर x इज इक्वल टू 0 एंड फॉर दिस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। यानी इस पॉइंट पे आके 100% वेपर बन गया। और जब हम 0 से इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे लिक्विड घटने लगता है और वेपर की मात्रा बढ़ने लगती है। कहीं सेंटर में, सपोज इस सेंटर पे आए तो यहां पर x इज इक्वल टू 0.5 है, क्योंकि वैल्यू 0 से 1 के बीच, तो 0.5 वैल्यू भी कहां आएगी? 0 से 0.5 का मतलब 50% अभी भी लिक्विड है और 50% क्या हो चुका है? वेपर बन चुका है। तो जैसे जैसे हम इस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे वेपर की मात्रा बढ़ती जाएगी और फाइनली जब इस बिंदु पे पहुंच जाएंगे तब 100% क्या हो जाएगा? वेपर हो जाएगा। ना ये जो पॉइंट है कल मैंने बताया था, इन पॉइंट्स को हम सैचुरेशन पॉइंट्स कहते हैं। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब सैचुरेशन पॉइंट क्यों कहा गया भाई? क्यों कहा गया सैचुरेशन पॉइंट? क्योंकि ये जो लाइन है, इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है, ये जो रेड कलर की लाइन हमने दिखाई है, इस टेम्परेचर को हमने क्या कहा? सैचुरेशन टेम्परेचर। और ये किस प्रेशर के रिगार्डिंग है? 1 बार। खुले बर्तन में पानी गर्म किया था ना, तो प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार। तो अगर ये जो सैचुरेशन टेम्परेचर है 1 बार के रिगार्डिंग है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 बार प्रेशर पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आई? तो इस सैचुरेशन टेम्परेचर पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट लिक्विड वाले लाइन पे मिलेगा और एक पॉइंट, दोनों के दोनों सैचुरेशन पॉइंट है। तो फिर दोनों को अलग अलग कैसे समझे भाई? इसके लिए एक छोटा सा तरीका यूज किया गया है। जो लिक्विड लाइन के ऊपर होगा उसको दिखाने के लिए हम टर्म यूज करेंगे F, और जो वेपर के ऊपर होगा उसके लिए यूज करेंगे G। बात समझ में आ रही है? F पॉइंट कहां दिखाएंगे? F पॉइंट की मदद से हम सैचुरेशन पॉइंट को दिखाएंगे किस लाइन के ऊपर? लिक्विड सैचुरेशन लाइन। यानी लिक्विड सैचुरेशन लाइन के ऊपर किसी पॉइंट को हमें दिखाना है तो उसके लिए कौन सा अल्फाबेट यूज करेंगे? F। और वेपर सैचुरेशन लाइन के ऊपर यदि किसी पॉइंट को दिखाना है तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? G। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट की हमें इंथैल्पी दिखानी है तो हम इसको लिखेंगे यहां पर H और F। क्लियर है? लेकिन यदि हमें इस पॉइंट की इंथैल्पी दिखानी हो तो इस पॉइंट की इंथैल्पी के लिए हो गया H, और चूंकि इस पॉइंट के लिए दिखाना है वेपर सिचुएशन के लिए, तो वेपर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? G। तो यहां पर H G। क्लियर है? सिमिलरली यदि हमें यहां की एंट्रोपी दिखानी हो तो हम इसको लिखेंगे SF और यहां लिखेंगे SG। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम दिखाना है देन इट इज VF एंड दिस इज VC। तो समझ में आ रहा है सैचुरेशन पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें ऑन लिक्विड सैचुरेशन लाइन एंड ऑन वेपर सैचुरेशन लाइन। क्लियर है जी? आई ना, कुछ और भी चीजें समझनी है हमें। कल हमने आप लोगों को बताया था सब कूल्ड एंड सुपर हीटेड वेपर। कोई भी सब्सटेंस सब कूल्ड कंडीशन में कब होगा और सुपर हीटेड कंडीशन में कब होगा, इस बात को समझें। सुपर हीटेड हमने इस रीजन के लिए यूज किया था और सब कूल्ड हमने इस रीजन के लिए यूज किया था। ये जो सब कूल्ड कंडीशन है और सुपर हीटेड कंडीशन है, ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं सैचुरेशन टेम्परेचर से। सैचुरेशन टेम्परेचर ये डिसाइड करता है
और सैचुरेशन टेम्परेचर के साथ साथ सैचुरेशन प्रेशर ये डिसाइड करता है कि जो स्टीम की कंडीशन है वो सब कूल्ड है या फिर सुपर हीटेड है। ठीक ना, इसको समझने के लिए ध्यान से देखें। सपोज ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन कितने की थी, 1 बार की, तो यहां का प्रेशर कितना होगा भाई, 1 बार, यहां भी 1 बार, यहां भी क्लियर है। अब जरा देखो, सैचुरेशन टेम्परेचर 1 बार पे हमने कितना लिया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस पॉइंट का टेम्परेचर हमको यहां मिलेगा, इसका टेम्परेचर हमें यहां मिलेगा, इसका टेम्परेचर हमें ये मिलेगा, इसका टेम्परेचर ये मिलेगा। ये 100 है, ये हमने 90 माना, ये 80, ये 70 और ये 60। जैसे जैसे नीचे आएंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब हम इस पॉइंट को लेते हैं, तो इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट के स्टेट को यदि हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री, और प्रेशर कितना है, 1 बार। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए अगर इसका स्टेट डिफाइन करना हो तो टेम्परेचर है इसका 80 डिग्री और प्रेशर है 1 बार। अगर इसके लिए डिफाइन करना है तो अगेन टेम्परेचर 60 डिग्री है बट प्रेशर कितना है, 1 बार। ठीक ना। अब देखें 1 बार के रिगार्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है भाई, 1 बार के रिगार्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से कोई भी पॉइंट ले लें, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ये जो चारों के चारों पॉइंट हैं, इनमें प्रेशर तो 1 बार ही है, लेकिन इनका जो टेम्परेचर है इस प्रेशर के करॉस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर था उससे कम है। इस लाइन को समझें, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इन सबका प्रेशर कितना है, 1 बार, और 1 बार के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है भाई। हमको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के बराबर होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर कितने पे बॉयल करता है, 100 डिग्री। यानी 1 बार पर जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री। लेकिन यहां जो ए बी सी और डी है, ये चारों के चारों का प्रेशर तो 1 बार है, लेकिन चारों का जो टेम्परेचर है वो 1 बार के सैचुरेशन टेम्परेचर से क्या है, कम है। यदि ऐसा कंडीशन स्टीम का रहे तो उसे हम कहते हैं सब कोल्ड स्टीम। ठीक ना। अगर बहुत आसान भाषा में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस यदि अपने सैचुरेशन टेम्परेचर के नीचे एग्जिस्ट करे तो वो किस रीजन में होगी, सब कोल्ड में होगी। बट ध्यान ये रखना है कि प्रेशर वही रहे। क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। हमें तो इसके नीचे रखना है ना, तो अगर हम यहां पर कोई पॉइंट ले लेते तो इस पॉइंट का भी टेम्परेचर कितना होता, 90 डिग्री, और ये किसके नीचे है, सैचुरेशन के नीचे है। तो हम कहेंगे सर ये भी तो सब कूल्ड हुआ। नहीं, ये सब कूल्ड नहीं हुआ, भले ही सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, नीचे। क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि जब यहां पर आप प्रेशर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो देखिए क्या होगा। इस पॉइंट के लिए मैं प्रेशर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये प्रेशर लाइन क्या है, अलग हो गई, क्योंकि इस लाइन से भी तो एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन गुजरेगी, इस पॉइंट से भी क्या होगी, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन गुजरेगी। तो अगर ये 1 बार की थी तो ये इसके ऊपर है, तो सपोज ये कितना हो गया, हमने मान लिया 2 बार। तो अब ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये 1 बार पे नहीं है, जबकि सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए प्रेशर कितना था, 1 बार। तो प्रेशर का ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है ना। तो सब कोल्ड स्टेट का मतलब है कि सेम सैचुरेशन प्रेशर पर यदि कोई सब्सटेंस अपने सैचुरेशन टेम्परेचर के नीचे दिखता है हमें, तो हम कहेंगे कि वो किस स्थिति में है, सब कोल्ड रीजन में। और एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखें कि 1 बार प्रेशर पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर हमें कोई एक स्टीम मिलती है जो रहे तो 1 बार प्रेशर पर, बट उसका टेम्परेचर 90 डिग्री रहे, 80 डिग्री रहे, ठीक ना, उस स्थिति में वो किस अवस्था में होगी, सब कूल्ड रीजन में होगी। लेकिन एक चीज और जाने, अगर वो सब कूल्ड रीजन में है तो फिर वो वेपर के फॉर्म में नहीं मिलेगा,
भाई वेपर में कब मिलेगा? जब उसका फेज चेंज हो, और फेज चेंज तो यहां से यहां तक होगा ना। इस रीजन में वो किस अवस्था में रहेगी? लिक्विड। तभी तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? लिक्विड रीजन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा कहां? जब किधर जाएंगे? सुपर हीटेड स्टेट में। सुपर हीटेड स्टेट क्या होता है? ध्यान दें, ये 1 बार प्रेशर की लाइन है, और इस 1 बार के लिए जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो कितना है? 100 डिग्री। अब अगर मैं कोई पॉइंट यहां ले रहा हूं, यहां ले रहा हूं, और तो ये तीनों पॉइंट ई, एफ और जी, ये तीनों पॉइंट का प्रेशर तो अभी भी कितना है? 1 बार ही है। लेकिन तीनों का जो टेम्परेचर है वो 1 बार के सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, क्योंकि 1 बार का जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो 100 डिग्री। लेकिन यहां पर ई का अगर टेम्परेचर देखेंगे, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ ई, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ एफ, एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ जी। ये तीनों पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री, यानी सैचुरेशन टेम्परेचर से क्या है? ज्यादा है। इट मींस यदि कोई स्टीम कहां एग्जिस्ट करे? अबव इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक ना? कोई भी सब्सटेंस यदि अपने सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करे, बट प्रेशर क्या रहे? सैचुरेशन प्रेशर ही रहे। प्रेशर में बदलाव ना हो, बट टेम्परेचर क्या कर दिया जाए? सैचुरेशन टेम्परेचर से बढ़ा दिया जाए, तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? सुपर हीटेड स्टेट कहेंगे, कि वो जो सब्सटेंस है वो किस स्थिति में है? सुपर हीटेड स्टीम है। ठीक है? इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर स्टीम को कई भाग में बांटा गया। जो स्टीम इस रीजन के अंदर रहेगी, यानी जो जिसके अंदर लिक्विड और वेपर का क्या रहे? मिक्सचर रहे, उस स्टीम को हम लोग कहेंगे वेट। क्या कहेंगे भाई? वेट। वेट मतलब गीला। ये स्टीम गीला है क्योंकि इसके अंदर कुछ मात्रा किसकी है? पानी की भी है। ठीक ना? तो यहां से यहां तक जो भी स्टीम रहेगा उसे हम कहेंगे वेट स्टीम, और जो स्टीम इस पॉइंट पे रहेगा उसे कहेंगे सैचुरेटेड स्टीम और सैचुरेटेड वेपर। ज्यादा अच्छा रहेगा वेट वेपर और सैचुरेटेड वेपर। लेकिन यदि कोई स्टीम या वेपर इस पॉइंट के आगे एग्जिस्ट, ई पर मिल जाए, एफ पे मिल जाए और जी पे मिल जाए, तो उस स्थिति में उसे क्या कहेंगे? सुपर हीटेड वेपर। ठीक है? तो समझ में आ रहा है वेट वेपर का क्या मतलब है और वेट स्टीम का क्या मतलब है? जो स्टीम मिक्सचर हो लिक्विड और वेपर का, या फिर यूं कह सकते हैं कि वह स्टीम जो किस एरिया में मिले? फेज चेंज रीजन में मिले। वह स्टीम जो फेज चेंज रीजन में मिले, उस स्टीम को हम वेट स्टीम या वेट वेपर कहते हैं। और जो स्टीम हमें सैचुरेशन पॉइंट पे मिले, सैचुरेशन पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें कोई लिक्विड पार्टिकल नहीं है, और जहां सैचुरेशन प्रेशर और सैचुरेशन टेम्परेचर दोनों बराबर है। इस पॉइंट के लिए सैचुरेशन प्रेशर 1 बार था और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पर जो स्टीम की अवस्था है उसे हम सैचुरेटेड स्टीम कहेंगे। लेकिन यदि कोई स्टीम ऐसा है जो इसी प्रेशर पे रहे, बट उसका जो टेम्परेचर है उस प्रेशर के सैचुरेशन टेम्परेचर से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, क्योंकि यहां पे सैचुरेशन प्रेशर 1 बार था और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री। लेकिन अगर हम पॉइंट ई पर जाते हैं तो अभी भी प्रेशर 1 बार ही है, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री से क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे स्टीम के लिए जो हम टर्म यूज करेंगे वो होगा सुपर हीटेड स्टीम। क्लियर है? हाँ हाँ, फिर से हाँ होगा, बैठिए बता रहा हूं। अगर आपको मैंने क्या बताया है कि अगर आपको 1 बार प्रेशर पे आपको क्या बढ़ाना है? टेम्परेचर, तो आपको उस ढक्कन को लगाना होगा। ठीक ना? आप जब ढक्कन को, अब आप टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे?
पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, फेज यहां चेंज हो चुका है मेरे भाई। अब ये क्या बन चुका है, स्टीम बन चुका है। पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बट हम किसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पानी का तो नहीं बढ़ने वाला, लेकिन 100 डिग्री पर फेज क्या हो चुका है, यहां पे आते आते तो 100% लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो चुका है, तो पानी रहा कहां। हम जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो स्टीम का बढ़ाएंगे। तभी तो हमने सुपर हीटेड वाटर नहीं कहा, क्या कहा, सुपर हीटेड स्टीम कहा, सुपर हीटेड वेपर कहा। अब यहां पानी है ही नहीं। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सब कूल्ड रीजन, सुपर हीटेड रीजन और स्टीम का जो क्लासिफिकेशन है, वेट वेपर क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर क्या होता है और सुपर हीटेड वेपर क्या होता है। क्लियर है? अब हमें इस रीजन की पहले एनालिसिस करनी है। किस रीजन की, वेट रीजन की। हमने इस पॉइंट की इंथैल्पी, इस पॉइंट की इंथैल्पी, अच्छा एक चीज और जान लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखें लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा स्टीम टेबल, ठीक ना। नेक्स्ट डे लाइब्रेरी से खोज करके स्टीम टेबल ले आइएगा, मैं उसको देखने के लिए आपको बताऊंगा कि स्टीम टेबल देखते कैसे हैं। हाँ भाई है तो तुरंत दीजिए। ठीक है, हमारे पास स्टीम टेबल की फोटोकॉपी अवेलेबल है। और जहाँ तक अपने सेमेस्टर एग्जाम की बात है तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक ना, क्योंकि सेमेस्टर में डेफिनेशन पूछता है। और अगर कहीं इसके वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो क्वेश्चन पेपर में इंतजाम किया जाता है कि क्वेश्चन के साथ ही वो वैल्यूज आपको लिख दी जाए, ताकि आपको स्टीम टेबल खोलने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आपको इसे यूज करने आना चाहिए, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, डिप्लोमा लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठेंगे तो वहां भी स्टीम टेबल अलाउ नहीं होगा। जो वैल्यूज रिक्वायर्ड होगी वो क्वेश्चन के साथ क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी, ठीक ना। बट यहाँ पर चूंकि हम लोग सीख रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि स्टीम टेबल है क्या और इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पहला दिया हुआ है सैचुरेटेड वाटर स्टीम टेम्परेचर टेबल, ठीक ना। सैचुरेटेड वाटर स्टीम कौन सा टेबल, टेम्परेचर टेबल। यानी इसको देखने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, टेम्परेचर मालूम होना चाहिए। अगर हमें टेम्परेचर मालूम है तो हम बाद बाकी सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। किसकी, सैचुरेटेड वाटर स्टीम। सैचुरेटेड का मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट, क्योंकि यही दोनों पॉइंट कौन से हैं, सैचुरेशन पॉइंट है। अगला है सैचुरेटेड वाटर स्टीम प्रेशर टेबल। सेकंड में यदि हमको प्रेशर मालूम है तो इस टेबल को देख करके हम सिर्फ सैचुरेशन पॉइंट की सारी चीजों को बता सकते हैं। तीसरा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम के लिए, हाँ अशोक जी, हाँ बताएं अशोक जी। अच्छा ठीक है, तो दो तरह के टेबल हुए। सैचुरेटेड में दो तरह के हैं, एक प्रेशर से रिलेटेड है और एक टेम्परेचर से। अब दो इसलिए हैं, कभी कभी आपको प्रेशर मालूम होता है और कभी कभी आपको टेम्परेचर। अभी तो आपको पता है ना कि 1 बार के लिए जो टेम्परेचर है कितना है, 100। लेकिन अगर मैं कहूं 1.2 बार तो कैसे बताएंगे भाई, 1.4 बार, 2.7 बार, तो सभी का तो याद नहीं रख सकते ना। इसीलिए ये टेबल दिया गया है कि आपको सिर्फ प्रेशर मालूम हो तो वहां से देख करके आप टेम्परेचर भी बता लेंगे और साथ में सैचुरेशन पॉइंट्स की इंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सब चीज आप बता सकते हैं। एक है टेबल सुपर हीटेड। सुपर हीटेड के लिए जब अगर हमें स्टीम की कंडीशन सुपर हीटेड दी हुई हो, सैचुरेटेड नहीं, क्या दी हुई हुई, सुपर हीटेड, तब जाकर के हम सुपर हीटेड वाला टेबल खोलेंगे
और वहाँ पर हम डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट टेम्परेचर जो भी है उस पर हम इंथैल्पी एंट्रोपी की वैल्यू नोट कर लेते हैं, ठीक ना। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला टेबल खोलता हूँ, सैचुरेटेड वाटर स्टीम टेम्परेचर टेबल, जो पहला टेबल है। अच्छा, इस टेबल के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम भी होता है, मेरे ख्याल से है इसमें। इसमें दिया नहीं है, दैट इज कॉल्ड मोलर डायग्राम। मोलर डायग्राम बोलते हैं उसे, विच इज अ डायग्राम बिटवीन इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। इंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी का एक डायग्राम होता है, बट फिलहाल वो मैं बाद में आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर टेबल देखते हैं, आइए। ये सामने है टेम्परेचर टेबल, ठीक ना। इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है सैचुरेटेड वाटर स्टीम टेम्परेचर टेबल। दिस इज टेबल नंबर 1। अब इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है उनको देखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अगला कॉलम है एब्सोल्यूट प्रेशर इन बार। तीसरा कॉलम है स्पेसिफिक वॉल्यूम। चौथा है स्पेसिफिक इंथैल्पी। पांचवा है स्पेसिफिक एंट्रोपी, ठीक ना। अब मान लो आपको निकालना है वाटर के लिए, ये सैचुरेशन टेबल है, ठीक ना, सैचुरेटेड वाटर स्टीम टेबल है। हमने मान लिया कि हमें मालूम है, हमें पता करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सबसे कॉमन है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना सैचुरेशन प्रेशर होगा। तो हम यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में जाएंगे और यहाँ देखिए 19 बार तक टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड 19 डिग्री दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे 49, 79, ये देखिए टेम्परेचर को हमने फॉलो किया और यहाँ पर आकर के हमको मिल गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सेकंड जो कॉलम है वो प्रेशर का है, और ये प्रेशर किस में है, बार में। तो देखिए 100 डिग्री पे कितना बार है, 1.0133 बार। दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 100 डिग्री पे कितना प्रेशर है वो मिल गया। उसके बाद का कॉलम है VF एंड VG। ध्यान से देखें, यहां पर दिया हुआ है VF एंड VG। V यहां रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम को, F रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को, और G रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को। क्लियर है। तो यहां पर कितना स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो 100 डिग्री के सामने देख लेंगे। और यहां पर पहुंचने पे अच्छा कहेंगे सर स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे चेंज हो गया, भाई यहां वो लिक्विड स्टेट में है और यहां वो वेपर स्टेट में है, इसीलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। सिमिलरली अगला कॉलम इंथैल्पी का है। यहां पर 3 टर्म है, एक है HF, दूसरा है HFG और तीसरा है HG। अब देखिए अभी मैंने आपको सिर्फ 2 टर्म बताया, HG एंड HF, ठीक ना। यहां के लिए HG इस पॉइंट को दिखाता है, HG इस पॉइंट को दिखाता है HF, और एक टर्म और भी है HFG। ये जो HFG होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस होता है, दैट इज HG माइनस HF। हम इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे ना, तो जो वैल्यूज निकलेगी उसी को हम क्या कहते हैं, HFG कहते हैं, ठीक ना। द डिफरेंस बिटवीन द HG एंड HF। आप इस टेबल में खुद डिफरेंस निकाल करके मोबाइल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एंट्रोपी में भी आपको 3 कॉलम है, SG, SF एंड SFG। अगेन SFG क्या है भाई, इट इज द डिफरेंस ऑफ SG माइनस SF, ठीक ना। तो टेम्परेचर सैचुरेटेड स्टीम के टेम्परेचर टेबल से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहला, उस टेम्परेचर पर सैचुरेशन प्रेशर कितना होगा ये निकाल सकते हैं। उस टेम्परेचर पर स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड स्टेट में कितना होगा और वेपर स्टेट में कितना होगा निकाल सकते हैं। उस टेम्परेचर पर स्पेसिफिक इंथैल्पी लिक्विड स्टेट में कितना होगा और वेपर स्टेट में कितना होगा ये निकाल सकते हैं। और उस टेम्परेचर पर सब्सटेंस की एंट्रोपी जब वो लिक्विड स्टेट में है तब कितनी होगी और जब वो वेपर स्टेट में है तब कितनी होगी। ये सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा था एंट्रोपी में कि लिक्विड की एंट्रोपी क्या होगी,
कम होगी और वेपर की एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। वो चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं। हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मैं यहां वैल्यू लिख रहा हूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर SF यानी एंट्रोपी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब ये किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये है 1.307। और SF जब टेम्परेचर अभी भी कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, लेकिन अब यहां पर एंट्रोपी कितनी हो गई है, 7.355, लगभग 7 गुना, 7 टाइम एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई भाई, बिकॉज फेज क्या हो गया, चेंज हो गया। इधर लिक्विड था और लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मोशन नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज्यादा रैंडम मोशन नहीं होगा। रैंडम मोशन ना होने के कारण बहुत ज्यादा डिसऑर्डर नहीं होगा, और डिसऑर्डर नहीं होने के कारण उसकी एंट्रोपी क्या है, कम है। लेकिन जैसे ही वो वेपर बनता है उसकी डिसऑर्डरनेस क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, रैंडमनेस क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, और इसलिए एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग स्टीम टेबल का यूज करके, अच्छा सेचुरेशन टेबल जब आप यूज करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेचुरेशन पॉइंट्स की ही वैल्यूज मिलेंगी, ठीक ना, किसकी मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ सेचुरेशन पॉइंट। अगर आपको यहां पर कोई वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें कौन सा टेबल यूज करना होगा, सुपर हीटेड। अब उसमें कैसे यूज करेंगे भाई, सुपर हीटेड में आपको दोनों क्वांटिटीज मालूम होनी चाहिए, आपको प्रेशर भी मालूम होना चाहिए और टेम्परेचर भी मालूम होना चाहिए कि 1 बार प्रेशर है और 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तब जाकर आप क्या यूज कर पाएंगे, सुपर हीटेड टेबल यूज कर पाएंगे, और तब आप यहां की इंथैल्पी निकाल पाएंगे, यहां की एंट्रोपी निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग स्टीम टेबल का यूज करके डिफरेंट वैल्यूज को क्या कर पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो पहली एनालिसिस करनी है वो इस वेट रीजन के लिए करनी है। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर अगर कोई वैल्यूज निकालना है सैचुरेशन पॉइंट पर तो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये हमको कहां मिल जाएगा, टेबल में। हमको यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मालूम है, इस पर हम उसको खोलेंगे और उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे और यहाँ भी नोट कर लेंगे। ये स्टीम टेबल एग्जाम में अलाउ होता है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स की इंथैल्पी या एंट्रोपी निकालनी हो तो इसको हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें या तो टेम्परेचर मालूम हो या तो प्रेशर मालूम हो। इससे हम स्टीम टेबल खोलेंगे और इस पॉइंट की इंथैल्पी और एंट्रोपी निकालेंगे। लेकिन यदि कोई पॉइंट यहां से यहां तक हो, इस रीजन में हो, यानी किस रीजन में, वेट रीजन में हो, तब उस पॉइंट की इंथैल्पी कैसे निकाले, उस पॉइंट की एंट्रोपी कैसे निकाले, उस पॉइंट की स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकाले, ये हमें सीखना है। इसके अलावे यदि कोई पॉइंट इसके आगे हो या फिर इस रीजन में हो, ठीक ना, क्योंकि हमें स्टीम टेबल से तो सिर्फ 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, तो अगर इधर हो या फिर इनके बीच में हो, उस केस में हम इंथैल्पी और एंट्रोपी कैसे निकालें, यही आज हम लोगों को सीखना है। बात समझ में आ रही है। आइए देखते हैं कैसे। ये हमने एक सैचुरेशन कर्व ले लिया और इस पे ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है, और ये सामने कांस्टेंट प्रेशर लाइन के सामने ये हमारा क्या है, टी सैचुरेशन, ठीक है। ध्यान दें, इस रीजन को हम कहते हैं वेट रीजन, और इसमें लिक्विड प्लस वेपर दोनों का मिक्सचर मौजूद होता है। इस रीजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस रीजन में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है वही लाइन कांस्टेंट प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करती है, जबकि इस रीजन के बाहर ऐसा नहीं। ध्यान दें, इस रीजन के बाहर ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, बट ये हमारा इस रीजन के बाहर ये कांस्टेंट टेम्परेचर है और ये कांस्टेंट प्रेशर। इसके बाहर भी देखेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, और इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो यानी लेकिन सिर्फ इस रीजन में यही लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर भी है और यही लाइन कांस्टेंट
प्रेशर भी है। क्योंकि फेज चेंज, ये रीजन कौन सा है, फेज चेंज का है, और फेज चेंज हमेशा तभी होता है जब प्रेशर भी कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो। क्लियर है? यानी यहां पर इस रीजन में प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए एक ही लाइन की आवश्यकता पड़ती है कांस्टेंट प्रेशर को दिखाने के लिए और कांस्टेंट टेम्परेचर को दिखाने। ठीक है, अब इसको एक रियल सिस्टम में दिखाने के लिए मैं एक बॉक्स ले रहा हूं, कंटेनर ले रहा हूं, जिसका वॉल्यूम हमने कितना लिया है, V। ठीक है, और इसमें इस कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड है और कुछ क्या है, वेपर है। अब हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमें उस सिचुएशन को समझना था जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों का क्या हो, मिक्सचर हो। बात समझ में आ रही है? तो इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड और वेपर दोनों को मिला दिया, तो लिक्विड किधर रहेगा, नीचे, वेपर किधर चला जाएगा, ऊपर। अगर इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम हमने मान लिया कितना है, V, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, V, यानी इस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो गया, V। दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर। टोटल वॉल्यूम में दो ही लोग हैं, लिक्विड है और वेपर है, तो इन दोनों के बराबर हो गया। नाउ हमने पढ़ा है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है जी, डेंसिटी। इट मींस स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप 1 क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? जरा यहां देखिए, ये टोटल वॉल्यूम V है, अगर इसे हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, स्मॉल v स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ, क्या लिख सकते हैं क्या, ध्यान दो, ध्यान देना। वॉल्यूम क्या होता है भाई, एक मिनट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई, और यहां वॉल्यूम है, तो जरा वॉल्यूम निकाल के देखो क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। और 1/ρ को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, स्मॉल v स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं। सो इट इज 1/ρ के बदले स्मॉल v इंटू मास। तो इस वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू मास। अब जरा देखिए, यहां पर स्टीम भी और वाटर भी है, तो यहां पर ये जो हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया है, दिस इज द एवरेज ऑफ द टू, इसको हम कहेंगे एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक ना, एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें वेपर भी है और लिक्विड भी है। सो दिस V इज द एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहां पर हम लिख सकते हैं जो स्मॉल v है ये क्या है, एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम। और एवरेज क्यों लिया, क्योंकि इसमें मिक्सचर है ना, लिक्विड भी और वेपर भी। अब सिमिलरली अगर इसे लिखना हो तो क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू मास ऑफ लिक्विड। जैसे हमने यहां लिखा वैसे यहां लिख सकते हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर को क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर इनटू मास ऑफ लिख सकते हैं भाई। आगे देखो, यहां से अगर आप एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम V निकालना चाहें तो V क्या हो जाएगा, दिस इज द मास ऑफ लिक्विड इनटू मास ऑफ, सॉरी, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू मास ऑफ लिक्विड अपॉन, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, प्लस ये देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर इनटू मास ऑफ अपॉन मास ऑफ वेपर इनटू मास ऑफ। क्लियर है जी? इसको मिटा दूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखें जरा, दिस एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, इस टर्म को ध्यान से देखें, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस, सॉरी यहां प्लस होगा ना,
ये तो प्लस है ना, जो प्लस आएगा। मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, ये क्या है? ड्राइनेस फ्रैक्शन, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। x इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। तो इसको, इस टर्म को हम सिंपली क्या लिख देंगे? x। अब जरा इसको देखो, मास ऑफ लिक्विड अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट इट इज द 1 माइनस एक्स। कैसे भाई? ये x है, इसको अगर हम 1 माइनस एक्स करें, 1 माइनस ये x की वैल्यू थी ना, देखिए क्या आएगा, मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, ऊपर चला जाएगा मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर माइनस मास ऑफ वेपर। तो मास ऑफ वेपर कैंसिल, बचा क्या? मास ऑफ लिक्विड अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। तो दिस इज, ये क्या है? ये क्या है? दिस इज 1 माइनस एक्स। क्लियर है? देखिए कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम को अब हम लिख रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू 1 माइनस एक्स, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर इंटू एक्स। क्लियर है जी? नाउ देखते जाएं। अब यहां लिक्विड है और यहां वेपर। लिक्विड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से, और वेपर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। तो चेंज कर देते हैं। एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड के लिए एफ इंटू 1 माइनस एक्स, प्लस वी को किससे रिप्लेस कर दें? जी से, इंटू एक्स। क्लियर है? देखें, एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम भी मल्टीप्लाई करें, वी एफ माइनस एक्स इंटू वी एफ प्लस वी जी। अच्छा, वी जी इंटू एक्स। क्लियर है जी? नाउ v इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स कॉमन हो गया, वी जी माइनस वी एफ। ठीक है? ठीक है, अब देखिए ये V हम जो निकाल रहे हैं ये क्या है? एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक ना? और V इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स। अभी अभी हमने सीखा Vg माइनस वी एफ क्या होगा? वी एफ जी। अभी अभी हमने सीखा ना कि G माइनस एफ, जैसे एच एफ जी था, इस पॉइंट के लिए है वी जी, इस पॉइंट के लिए है वी एफ। तो वी एफ जी क्या होगा? वी जी माइनस वी एफ। क्लियर है? तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं वी एफ जी। इस तरीके से अब ये जो हमारा एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम आया, ये किसके लिए आया? वेट रीजन के लिए। और एवरेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें लिक्विड भी है और वेपर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब आप इसमें कहीं भी क्या निकाल सकते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको क्या मालूम हो? क्या मालूम हो? एक्स, ड्राइनेस फ्रैक्शन मालूम हो। और ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कहां से कहां चलती है? 0 से 1। अगर कोई कहे कि भाई यहां का बताओ जहां x की वैल्यू 0.8 है, वहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा? तो हम कैसे बताएंगे भाई? सबसे पहले लिखेंगे VF। VF कहां से मिलेगा? दिस वैल्यू इज द सैचुरेशन वैल्यू। ये कहां से मिल जाएगा? सैचुरेशन टेबल से, ठीक ना? प्लस 0, x की जगह हो जाएगा 0.8, और VFG का मतलब VG माइनस VF। ये VG की वैल्यू और VF की वैल्यू हमें सैचुरेशन टेबल से मिल जाएगी। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? VFG। यानी सिर्फ आपको जहां निकालना है वहां का क्या मालूम होना चाहिए? ड्राइनेस फ्रैक्शन। अगर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन मालूम है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद और जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक एंथैल्पी, आपको H निकालना है। सपोज दिस पॉइंट इज 1,
तो आपको क्या निकालना है, H1। हमने एक पॉइंट 1 लिया है जो सैचुरेशन पॉइंट्स के बीच में है यहां पे, ठीक ना। तो इस पॉइंट की इंथैल्पी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले यहां की इंथैल्पी, और यहां की इंथैल्पी कहां मिलेगा, सैचुरेशन टेबल में मिलेगा। सो इट इज H1 इज इक्वल टू HF प्लस 1 की क्या, ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो इसको लिखेंगे X1, ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट 1 इनटू HFG। अब HFG की वैल्यू कहां से आएगी भाई, HFG इज द डिफरेंस ऑफ HG माइनस HF, और HG की वैल्यू भी सैचुरेशन टेबल से, HF की वैल्यू भी सैचुरेशन टेबल से। क्लियर है। तो ये वैल्यूज पुट करके हमको क्या मिल जाएगी, इंथैल्पी। एक चीज और जानो, ये यहां पर है Hg और यहां पर है HF। यहां से यहां तक जाने के लिए, स्टीम को पहुंचाने के लिए हम कौन सा हीट देते हैं भाई, लैटेंट हीट देते हैं, क्योंकि यहां से यहां जो फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज के समय जो भी हीट दी जाती है उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। यानी HFG इज इक्वल टू, बात समझ में आ रही है, HFG क्या है, एकदम ध्यान से समझो, HFG क्या है, दिस इज द इंथैल्पी। और HFG को आप लिखते हैं Hg माइनस, यही लिखते हैं ना, दिस इज द डिफरेंस ऑफ इंथैल्पी ना, HFG इज द डिफरेंस ऑफ इंथैल्पी। और वो डिफरेंस किसका है, वेपर पॉइंट एंड लिक्विड पॉइंट का, ठीक ना। तो कैन बी राइट दिस इज इक्वल टू HFG और सिंपली DH क्या बताता है, चेंज इन, और जरा बताओ DH क्या होता है भाई, DH आपने क्या पढ़ा है, DH क्या होता है भाई, Cp इंटू dt। और Cp इंटू dt कब मिलता है आपको, जब आप हीट ट्रांसफर किस पे करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, और यहां से यहां तक प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट ट्रांसफर करेंगे वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंथैल्पी। यही तो हमने सीखा है थर्मोडायनेमिक्स में, कि यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं देन दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। और यहां से यहां तक प्रेशर भी कांस्टेंट है और हीट के रूप में हम लैटेंट हीट भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो भी हीट हमने दिया है वो वास्तविकता में क्या है, दैट इज द लैटेंट हीट। और जो भी लैटेंट हीट दिया है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंथैल्पी। क्योंकि ये जो लैटेंट हीट दे रहे हैं इस समय प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और हमें पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर कोई भी हीट ट्रांसफर हम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। और इसीलिए DH, यहां पर DH है Hg माइनस HF। क्लियर है। तो आप जो लैटेंट हीट यहां से यहां तक दे रहे हैं, और जब लैटेंट हीट आप दे रहे थे तो प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था, इसीलिए ये किसके बराबर हो गया, चेंज इन इंथैल्पी। इस पॉइंट की इंथैल्पी और इस पॉइंट की इंथैल्पी का जो डिफरेंस होगा वो लैटेंट हीट के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इंथैल्पी निकाल लिया, स्पेसिफिक इंथैल्पी निकाली। देखिए स्मॉल लेटर में लिखा है यानी स्पेसिफिक है, कैपिटल लेटर में लिखा रहता तो ये स्पेसिफिक नहीं होता, तब ये सिर्फ इंथैल्पी होती। लेकिन यहां पर जो हमने निकाला है स्मॉल लेटर में लिखा है, इसका मतलब ये स्पेसिफिक इंथैल्पी है, ठीक ना। सिमिलरली यदि हम S1 निकालें, एंट्रोपी एट पॉइंट 1, तो ये क्या हो जाएगा भाई, SF प्लस X1 इंटू SFG। बात समझ में आ रही है। और SFG फिर से क्या हो जाएगा, SG माइनस SF, ठीक है। तो इस तरीके से हम फेज चेंज रीजन के किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, बशर्ते हमें उस स्थान का क्या मालूम हो, ड्राइनेस फ्रैक्शन। बात समझ में आई। चलिए आज की क्लास यहीं देते हैं, नेक्स्ट डे इसको हम लोग सीखेंगे कि इधर पे अगर हमें इंथैल्पी एंट्रोपी निकालनी हो या फिर इधर इंथैल्पी एंट्रोपी निकालनी हो तो फिर हमारा तरीका क्या। ओके, थैंक यू।